हिंदी वर्जन इन ऑडियो क्लिप businessbook.com। आज हम आपके सामने 0 to 1 के तीसरे अध्याय को पेश करेंगे। अगर आपने पहले 2 अध्याय नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें, उसके पश्चात ही इस पर नजर डालें। अब हम शुरू करते हैं। कामयाब कंपनियां अलग दिखती हैं। हमारे विरोधाभासी प्रश्न का व्यापारिक संस्करण यह है कि कोई बड़ी कंपनी अपनी इमेज की इमारत क्यों नहीं बना रही है। यह सवाल दिखने में कठिन है क्योंकि आपकी कंपनी अधिक मूल्यवान होने के बावजूद अधिक वैल्यू बना सकती है। केवल वैल्यू बनाना पर्याप्त नहीं है, आपको अपने द्वारा बनाए गए कुछ मूल्यों को भी अपनाने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि बहुत बड़े व्यवसाय भी खराब व्यवसाय हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकी एयरलाइन कंपनियां हर साल लाखों यात्रियों की सेवा करती हैं और सैकड़ों अरब डॉलर कमाती हैं, लेकिन 2012 में जब औसत विमान किराया $178 था, तब एयरलाइन प्रति यात्री केवल 37 सेंट ही लाभ कमा रही थी। हम अगर उनकी गूगल से तुलना करें, जो कम धन लेकिन लाभ अधिक कमाता है। गूगल ने 2012 में एयरलाइंस की $160 बिलियन कमाई के मुकाबले $50 बिलियन कमाए, यानी अपने रेवेन्यू का 21% लाभ कमाया। एयरलाइन उद्योग के लाभ मार्जिन से 100 गुना अधिक। गूगल अकेला इतना पैसा कमाता है जो अमेरिका की सभी एयरलाइन के संयुक्त लाभ से 3 गुना अधिक है। एयरलाइंस एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन गूगल अकेले खड़ा है। अर्थशास्त्री अंतर को समझाने के लिए 2 सरलीकृत मॉडल का उपयोग करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन को अर्थशास्त्र 101 में आदर्श और डिफॉल्ट स्थिति दोनों ही माना जाता है। जब प्रतिस्पर्धी बाजार संतुलित हो, तब उत्पादक आपूर्ति और उपभोक्ता मांग समान होते हैं। प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रत्येक कंपनी समान मूल्य पर अपने उत्पादों को बेचती है, क्योंकि किसी फर्म के पास कोई मार्केट पावर नहीं है। इसलिए उन्हें बाजार के अनुसार निर्धारित होने वाली कीमतों पर अपना सामान बेचना होता है। यदि यहाँ पैसा बनाया जा रहा है तो नई कंपनियां बाजार में प्रवेश करेंगी, आपूर्ति में वृद्धि करेंगी, कीमतें नीचे गिराई जाएंगी और इस तरह मुनाफे खत्म हो जाएंगे जो उन्हें मिल रहे थे। यदि बहुत सी कंपनियां बाजार में प्रवेश करती हैं तो उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ेगा, कुछ बंद हो जाएंगी और कीमतें निचले टिकाऊ स्तर पर वापस आ जाएंगी। परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत लंबे समय तक कोई भी कंपनी आर्थिक लाभ नहीं कमा सकती है। मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन से एकदम विपरीत है। प्रतिस्पर्धी कंपनी को अपना सामान बाजार के द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचना पड़ता है, लेकिन मोनोपोली बाजार का मालिक है, इसलिए यह अपनी कीमतें खुद निर्धारित करता है। क्योंकि इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसलिए इसके उत्पाद की मात्रा व मूल्य तालमेल पर रहती हैं, जो इसके मुनाफे को हमेशा ज्यादा रखते हैं। एक अर्थशास्त्री को प्रत्येक मोनोपोली एक जैसी दिखाई देती है, भले ही यह नियमों के अनुसार काम करके विवेकपूर्ण रूप से प्रतिद्वंदियों को समाप्त करता है और शीर्ष पर रहकर अपना रास्ता खुद बनाता है। इस पुस्तक में हम अवैध या सरकारी पक्षपात की बात नहीं कर रहे हैं। मोनोपोली से हमारा मतलब है कि कोई कंपनी वह सामान या सेवा प्रदान करे जिसे कोई दूसरा निकट भविष्य में उपलब्ध ना करवा सके। 0 से 1 तक जाने का गूगल सबसे अच्छा उदाहरण है। सर्च इंजन के क्षेत्र में साल 2000 के दशक के आरंभ से कोई भी इसका कंपटीटर नहीं है। यह निश्चित रूप से माइक्रोसॉफ्ट और याहू से बहुत अलग है। अमेरिकियों ने समाजवादी सोच से हमें बचाने के साथ साथ प्रतिस्पर्धा का मिथक दिया है। असल में पूंजीवाद और प्रतिस्पर्धा इससे विपरीत है। पूंजीवाद पूंजी के संचय पर आधारित है, लेकिन पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत सभी मुनाफे निम्न हो जाते हैं। उद्यमियों के लिए सबक स्पष्ट है। यदि आप स्थायी मूल्यवान व्यवसाय बनाना चाहते हैं तो पहले से ही परिभाषित कमोडिटी व्यवसाय न बनाएं। वास्तव में दुनिया कितनी मोनोपोलिटिक्स है, वास्तव में कितनी कम्पिटिटिव है, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि इन मामलों में हमारी आम सोच उलझन भरी है। बाहर से देखने वालों को सभी व्यवसाय समान दिखाई दे सकते हैं, इसलिए उनके बीच केवल छोटे अंतर को समझना आसान है, लेकिन वास्तविकता उससे कहीं अधिक द्विधारी है। सही प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार के बीच एक बड़ा अंतर है, और अधिकांश व्यवसाय आमतौर पर किसी एक के ज्यादा करीब होते हैं, जो हम आमतौर पर महसूस करते हैं। भ्रम अनेक तरीकों से बाजार को स्थितियों का वर्णन करने के पूर्वाग्रह से आता है।
दोनों एकाधिकारियों और प्रतियोगियों को सच्चाई की ओर झुकाव के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मोनोपोली पूंजीवाद। सबके लिए आंतरिक मोनोपोली अच्छी है, लेकिन बाहर के बारे में क्या? क्या समाज के बाकी हिस्सों में बुरे लाभ आते हैं? असल में हाँ, लाभ ग्राहकों के पर्स से बाहर आते हैं और इसलिए मोनोपोली दुत्कारने लायक है, लेकिन केवल ऐसी दुनिया में जहां कभी कुछ भी बदल नहीं सकता। एक स्तर दुनिया में मोनोपोली सिर्फ एक कमाई का तरीका है। यदि आप किसी चीज के लिए बाजार को अपने घेरे में लेते हैं तो आप कीमत को बढ़ा सकते हैं। दूसरों को आपसे खरीदने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। मशहूर बोर्ड गेम के बारे में सोचें। खिलाड़ी खिलाड़ियों के आसपास घूमते हैं, लेकिन बोर्ड कभी नहीं बदलता है। एक बेहतर प्रकार की रियल एस्टेट की खोज करके जीतने का कोई तरीका नहीं है। गुणों के मूल पर हम हर समय तय किए जाते हैं, इसलिए आप उन्हें अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं वह गतिशील है। नई और बेहतर चीजों का आविष्कार करना संभव है। क्रिएटिव एकाधिकारवादी दुनिया में नई खोजों के द्वारा ग्राहकों को अधिक विकल्प देते हैं। क्रिएटिव एकाधिकार समाज के बाकी हिस्सों के लिए ही नहीं, बल्कि वे इसे बेहतर बनाने के लिए एक शक्तिशाली इंजन का काम करते हैं। यहाँ तक कि सरकार भी यह जानती है। यही कारण है कि इसके विभागों में से एक नए आविष्कारों को पेटेंट देकर एकाधिकार बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता है और दूसरा उनका अविश्वसनीय मामलों पर मुकदमा चलाकर शिकार करता है। यह पूछना संभव है कि किसी को भी मोबाइल सॉफ्टवेयर डिजाइन की तरह कुछ सोचने के लिए वास्तव में कानूनी रूप से लागू करने योग्य एकाधिकार से सम्मानित किया जाना चाहिए। लेकिन यह स्पष्ट है कि आईफोन डिजाइन, उत्पादन और विपणन से एप्पल के एकाधिकार लाभ की तरह कुछ अधिक लाभ पैदा करने का इनाम कृत्रिम नहीं। ग्राहकों को वास्तव में स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए ज्यादा पैसों का भुगतान करने का विकल्प था, जिसने वास्तव में काम किया। नए एकाधिकार की गतिशीलता स्वयं बताती है कि पुराने एकाधिकार इनोवेशन क्यों नहीं करते हैं। एप्पल के iOS के साथ मोबाइल कंप्यूटिंग के जन्म ने माइक्रोसॉफ्ट के दशक के लंबे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चस्व को नाटकीय रूप से कम कर दिया है। इससे पहले 60 और 70 के दशक के IBM के हार्डवेयर एकाधिकार को माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर एकाधिकार द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। 20वीं शताब्दी में AT&T के पास टेलीफोन सेवा पर एकाधिकार था, लेकिन अब किसी को भी किसी भी प्रदाता से सस्ती सेल फोन योजना मिल सकती है। यदि एकाधिकार व्यवसायों के प्रगति को रोकती है तो वे खतरनाक होंगे और हम उनका विरोध करेंगे। लेकिन प्रगति का इतिहास निर्भरताओं की जगह बेहतर एकाधिकार व्यवसायों का इतिहास है। एकाधिकार प्रगति को चलाते हैं क्योंकि वर्षों या यहाँ तक कि दशकों तक एकाधिकार लाभ के वादे के साथ साथ इनोवेशन करने के लिए शक्तिशाली प्रोत्साहन देता है। एकाधिकार इनोवेशन को सुरक्षित रख सकता है क्योंकि मुनाफा उन्हें लंबी अवधि की योजना बनाने और महत्वाकांक्षी अनुसंधान परियोजनाओं को वित्त पोषित करने में सक्षम बनाता है। वे यह भी जानते हैं कि प्रतियोगिता से बाहर हुई कंपनियों के सपने टूट जाते हैं। अर्थशास्त्री प्रतियोगिता को एक आदर्श तरीके के रूप में मानने के प्रति जुनूनी क्यों हैं? यह इतिहास का एक अवशेष मात्र है। अर्थशास्त्रियों ने 19वीं शताब्दी के भौतिकवादियों के काम से गणितीय गणना की नकल बनाई है। वे व्यक्तियों और व्यवसायों को अलग अलग रूप में देखते हैं, ना कि द्वितीय रचनाकारों के रूप में देखते हैं। उनके सिद्धांत परफेक्ट कंपटीशन की संतुलित स्थिति का वर्णन करते हैं क्योंकि मॉडल के लिए यह आसान तरीका है। यह बेहतरीन बिजनेस का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन यह जानने लायक है कि 19वीं शताब्दी के भौतिक द्वारा भविष्यवाणी की जाने वाली दीर्घकालिक संतुलन एक ऐसा विचार था जिसमें सभी ऊर्जा समान रूप से वितरित की जाती है और सब कुछ आराम के लिए किया जाता है, जिसे ब्रह्मांड का गर्मी से अंत भी कहा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स पर जो कुछ भी आपका विचार है, यह एक शक्तिशाली रूपक है। व्यवसाय में
संतुलन का मतलब स्टेटस है और स्टेटस का मतलब मौत है। यदि आपका उद्योग प्रतिस्पर्धी संतुलन में है तो आपके व्यापार के अंत से दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ अन्य निर्वाध प्रतियोगी हमेशा आपकी जगह लेने के लिए तैयार रहेंगे। सही संतुलन उस शून्य का वर्णन कर सकता है जो अधिकांश ब्रह्मांड है। यह कई व्यवसायों को भी चित्रित कर सकता है, लेकिन हर नई रचना या खोज संतुलन से दूर होती है। आर्थिक सिद्धांत के बाहर वास्तविक दुनिया में हर व्यवसाय वास्तव में इस हद तक सफल होते हैं कि यह कुछ अलग नहीं कर सकता है। एकाधिकार भी अपवाद नहीं है, मोनोपोली हर सफल व्यवसाय में है। टॉल्स्टॉय ने कहा है कि सभी खुश परिवार समान हैं, प्रत्येक दुखी परिवार अपने तरीके से नाखुश हैं। व्यापार में यह विपरीत है, सभी कामयाब कंपनियां अलग अलग हैं, प्रत्येक एक अनूठी समस्या को हल करके एकाधिकार प्राप्त करती हैं। सभी असफल कंपनियां समान हैं, वे प्रतिस्पर्धा से बचने में नाकाम रहती हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।